हिंदी साहित्य की सुरुचिपूर्ण कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए मुंबई की प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका मंजुला जोशी जी की लिखी हुई कहानी सप्तपदी। तो शुरू करें कहानी सप्तपदी। हाय आंटी, हम आपके नए पड़ोसी हैं। आपसे दोस्ती करने आएंगे, फिर पीछा नहीं छोड़ने वाले। जोरदार ठहाके के साथ उसने गाड़ी का काम पूरा किया। क्षण भर को मैं स्तब्ध रह गई। पहली मुलाकात के ऐसे झटकेदार परिचय का पहला अनुभव था। भाई साहब, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बता दीजिएगा। बिल्कुल जी, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक सुबह मैंने देखा वो अपने बूढ़े पिता को घुमा रहा था घर में। कभी कोई महिला नहीं दिखाई पड़ी। क्या केवल पिता पुत्र ही इतने बड़े घर में रहते हैं? तरह तरह के सवाल मन में आने लगे। आजकल पड़ोसी की पूरी जानकारी रखना जरूरी है। सुनिए, ये अपने साथ वाले घर में नए लोग आए हैं, कुछ अलग हैं। हमें एक बार मिल लेना चाहिए। अलग हैं तो मिलने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत कैसे नहीं है? अच्छे हों तो मदद करें, गड़बड़ हो तो हम अपना ध्यान रखें। उसी शाम हम उनके घर पहुंच गए। नौकर हमें बैठा कर पानी ले आया। भैया बाहर गए हैं, अम्मा जी अंदर हैं, उनको खबर कर देता हूँ। कौन है बाहर? माधु किससे बात कर रहा है? भागता हुआ माधु अंदर गया। कुछ देर में सलीके से संवरी प्रौढ़ा उसके साथ बाहर आई। हम खड़े हुए। बैठिए बैठिए, कब से मैं मिलना चाह रही थी, पर क्या करूं, सामान व्यवस्थित करने में समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं लगता। बाबूजी और भाई साहब कई बार दिखे, आप भी हैं ये पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही आ जाती। हाँ, सुबोध इनको बाहर घुमा लाता है। अब इस उम्र में नई जगह पर जमने में समय लगता है। वैसे तो शुरू से ही सरकारी नौकरी के कारण इनके तबादले होते रहे, पर तब बात और थी। मैं सुबोध से कह रही थी कि हमें कानपुर में ही रहने दे, बड़ा घर है, नौकर चाकर हैं, जान पहचान है, पर वो नहीं माना। बोला दुखम सुखम जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे। धारा प्रवाह बोलती महिला को मैंने बीच में टोका। अच्छा, तो आप कानपुर से आए हैं? वहाँ मेरा ननिहाल है। बचपन में हर गर्मी की छुट्टियों में हम जाते थे। चलिए, अब आपसे मिलना होता रहेगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए। मेरा नाम सरिता है और आपके पड़ोस में रहती हूँ। और मैं सागर हूँ, इनका पति। आपसे परिचय करने बिना बताए चले आए। अब हम चलें? अंकल, ऐसे थोड़ी ही जाने देंगे, आखिर पहली बार घर आए हैं। माधु काका, ज़रा प्लेट लेते आना और बढ़िया चाय बनाना। चाय चलेगी ना? कहते हुए सुबोध अंदर आया। चलती है, पर आज नहीं, आप लीजिए, हम निकलते हैं। ये सब आपके लिए लाया हूँ। आधे रास्ते में माधु का फ़ोन आया कि आप लोग आए हैं, तो मैं भागता चला आया। मैं पापा को ले आता हूँ। माँ, संध्या को भी बाहर बुला लो। इधर से पापा और उधर से व्हील चेयर पर आती संध्या को देख हम आश्चर्य में पड़े कि बाहर से सुनसान लगते घर के अंदर कितने लोग रहते हैं। ये हमारा परिवार है, जहाँ रहते हैं साथ रहते हैं। संध्या घर से ही काम करती है। माँ इस उम्र में भी घर संभालती हैं। पापा आराम करते हैं। और ये माधु काका तो हमारे पूर्व जन्म का साथी है, हमारा सब कुछ है, मास्टर ऑफ ऑल, पीर बावर्ची भिश्ती खर। जोरदार हंसी से चाय लेकर आया माधु सकुचा गया। भैया बहुत बात बढ़ाकर बोलते हैं। ई तोरा आदत हमका पसंद नहीं। हमरा भाग भगवान जी हाथ से लिखे हैं, जो यहाँ पड़े हैं। तोहका गोदी में खिलाई कितना बड़ा किए हैं। घर में काम करने वालों से घर के मालिक का व्यवहार व्यक्ति और परिवार का सही परिचय है। माधु की मीठी डांट के बाद चाय नाश्ता कर हम घर लौटे। बिना किसी लाग लपेट के इतनी सहजता से पहले परिचय में ही अपनापन लगने लगा। साथ ही परिवार एक प्रश्न चिन्ह लगा गया कि सुबोध की उन्मुक्त हंसी के पीछे कोई गहन वेदना तो नहीं। समय बीतता गया, परिवार से निकटता भी बढ़ी। संध्या और आंटी सास बहू कम, माँ बेटी ज़्यादा थे। कामकाज निपटाकर हमारी बैठकी जमने लगी। हर मौसम और त्योहारों पर साथ साथ रहते। सागर को भी सुबोध का साथ पसंद आने लगा। दोनों एक ही जगह पढ़े थे, सो बड़े छोटे का मान और दुलार बखूबी निभा रहे थे। वो कहते हैं ना, मन मिलना, हमारे मन मिल गए। पर इतने करीब होकर भी हम उनके अंतर की व्यथा न जान पाए। जानते भी कैसे? घर में कभी उदासी का वातावरण बना ही नहीं, हमेशा हंसी ठट्ठा मस्ती। आंटी अंकल भी उसी में मगन, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे में किसी के जख्मों को कुरेदना और फिर सांत्वना देना, जले पर नमक छिड़कना नहीं तो और क्या है। हमने भी जानने की कोशिश नहीं की। बिटिया, थोड़ा मीठी नीम तोड़ लें का?
काका पूछे कि कौनो ज़रूरत नहीं है। ना रे दैया, हम जब छोटे रहे तभी हमरे कक्का हमका साहब और अम्मा जी के पास छोड़ गए रहे। अम्मा जी कहीं देखो बिना पूछे कभी किसी की भी चीज़ को हाथ मत लगाना। बस हम ई बात की गांठ बांध लिए, कुछो हो जाए हम हाथ ना लगाए ना लगावें। हम सारा जिंदगी इनके साथ निकाल दिए। सच्चो कहते बिटिया, ऐसे देवता लोग हैं, दुख पी गए हैं नीलकंठ के मानी। हमार बेटवा बहुत बड़ा अफसर है, बुलाता है हमका। यही लोग तो पढ़ाए हैं उसको, तब ना इतना बड़ा बना है। पर हम इनका ड्योढ़ी छोड़ के न जा, यहीं जिए हैं यहीं मरबो करेंगे। माधु, तू कड़ी पत्ता लाने गया है कि पेड़ उखाड़ने? आंटी की आवाज़ पर बात अधूरी छोड़कर वो भागा। मुझे असमंजस में डाल गया और मैं सोचती रही। सरिता, सागर ऑफिस चला जाए, उसके बाद यहीं आ जाना, तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाई है। अच्छा आंटी। अब मुझे उनमें अपनी माँ दिखने लगी थी। रिश्ते कितने कोमल तंतुओं से बनते हैं, कब गहरे हो जाते हैं पता नहीं लगता। केवल प्रेम ही तो है जो इसे मजबूती से जोड़कर अनजानों को अपनों से भी अधिक करीब ले आता है। आपके हाथों में जादू है, अभी भी आप नए प्रयोग करती रहती हैं। मैं तो 10 बार सोचकर फिर कुछ नया बनाती हूँ। चीज़ के बिगड़ने से बहुत डरती हूँ। बिगड़ने से क्या डरना? अरे भाई, जीवन भी तो ऐसे ही चलता है। हर चीज़ प्रयोग है, सफल हुए तो हुए, नहीं हुए तो फिर कोशिश करो। जीवन को बहुत गंभीरता से न लेकर सहजता से लें तो कठिन से कठिन वस्तु सरल हो जाती है। आज तो आपने इतनी गहरी बात कितनी आसानी से समझाकर जीवन जीना सिखा दिया आंटी। बेटा, ये केवल सुना या पढ़ा नहीं, जीवन में उतारा है। माधु, चाय संध्या को दे आओ, साहब कोई दवाई भी दे देना, समय हो गया है। आंटी, सबका समय साधना, वो भी बिना अकुलाहट के, सरल नहीं होता। देखो बेटा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी तरह का दबाव नहीं रहता, ना तो किसी तरह का एहसान या अपेक्षा। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। सो तो है आंटी, पर ऐसे रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं। संध्या बड़ी भाग्यवान है। वो मेरे घर का कुमकुम अक्षत लेकर जन्मी है। सप्तपदी के बाद वो पराई कहाँ रही? उसकी जगह यदि मेरा बेटा होता तो? विधि का लिखा कौन बदल सका है? आंटी, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्यों नहीं पूछना चाहिए? मैं भी यही पक्का करके बैठी थी कि जब तक तुम पूछोगी नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब हम सचमुच करीब आ जाएंगे तभी तुम इतना अंतरंग प्रश्न पूछ पाओगी और हमारा अंतर्मन समझ सकोगी। वरना दूसरों के कष्ट में झूठी सहानुभूति दिखाकर अंदर ही अंदर खुश होने वाले तो भरे पड़े हैं। हम किसी से कुछ छिपाते नहीं, पर सबको बताते भी नहीं। आप तो मनोवैज्ञानिक भी हैं आंटी। तुम्हें पता है, हर महिला तीसरी दृष्टि रखती है। पहली नज़र में वो पहचान जाती है कि सामने वाला व्यक्ति सही है या गलत, फिर भी छली तो वही जाती है। ये उसकी नियति है। भावना में अंधी होकर वो सब जानते हुए भी विश्वास कर लेती है। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। इसके विरुद्ध जाने पर भी तो संघर्ष ही संघर्ष है। बात में तो वजन है आंटी। ये उम्र का फल है, जीवन के 65 सालों का अनुभव। अच्छा बुरा, ऊंच नीच, हार जीत सब देखकर अब इस निर्णय पर पहुंची हूँ कि जो होना है वो अटल है। हम अधूरे हैं, असमर्थ हैं, नियति से बंधे, उसी की कठपुतली हैं। सरिता को लगा कि पीड़ा को कुरेदना ठीक नहीं, लेकिन रोकना भी ठीक नहीं। वो चुपचाप सुनती रही। सुबोध बचपन से ही मेहनती और धुनी है। पढ़ाई हो या कुछ और, जिस चीज़ को पाने का वो धार ले तो दिन रात एक कर पा लेता है। इसी कारण वो हमेशा हर क्षेत्र में अव्वल रहा। उसने IIT के बाद MBA करना शुरू किया। वहीं उसकी मुलाकात संध्या से हुई। दोनों के विषय एक थे, दोनों एक ही शहर के रहने वाले थे, सो दोस्ती बढ़ती गई। अच्छा, संध्या भी MBA है? कितनी सौम्य और विवेकी है। और क्या, बहुत होनहार है। ऐसी हालत में भी घर से ऑफिस का काम इतना अच्छा करती है कि वे इसे छोड़ने नहीं देते, या यूँ समझो कि वे इसे नहीं छोड़ते। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। 2 साल पलक झपकते बीत गए। बीच में कई बार हम संध्या से मिले, 1-2 बार उसके माता पिता से भी मिलना हुआ। हमारे जैसे ही वे भी थे, सो कुछ अलग सा नहीं लगा। इनको डिग्री मिली तब समारोह में हम साथ ही गए, और किस्मत देखो, कैंपस इंटरव्यू में दोनों के एक ही कंपनी में एक ही जगह नौकरी मिली। छुट्टियों में वे साथ साथ घर आते, इससे परिवारों में करीबी भी बढ़ती गई।
ये मिलना मिलाना, ये संबंध जोड़ना ऊपर वाला ही तो तय करता है। इसीलिए कभी अपने भी पराये लगते हैं और कभी पराये अपने बन जाते हैं। मैं सुबोध को शादी करने का सुझाव देती तो टाल जाता। इधर रिश्तों की सूची बढ़ती जा रही थी, सबको हम लोग टालते जा रहे थे। ये तब ऊंचे पद पर थे, सारी सुविधाएं थीं, इसलिए भी हम चाह रहे थे कि सुबोध लड़की पसंद कर ले तो धूमधाम से शादी हो जाए। हाँ, सरकारी नौकरी में ये सब सुविधा तो है। कुर्सी का रौब दाब रहता है, सारा काम आसानी से हो जाता है और काम करने वाले भी हाथ जोड़े काम करने को तैयार रहते हैं। मैंने कहा, सरिता रिटायर होते फिर यही तकलीफ देता है, ऊपर चढ़कर फिर नीचे आकर सामान्य जीवन जीना अखरता तो है। जहाँ चुटकी में काम होता था वहाँ चिरौरी करनी पड़े तो बहुत बुरा तो लगता ही है, पर जब तक पद पर हैं तब तक तो राजा हैं। घर में रहने वाले को सुविधा रहती है, पर काम करने वाला तो वहाँ भी खटता है और यहाँ भी। खैर छोड़। सुबोध छुट्टियों में घर आया तो बात बात में बोल गया, मम्मा तुम लड़कियाँ तो देख रही हो, तो संध्या के बारे में क्यों नहीं सोच रही? अपने घर के लायक है, मुझे जैसी लड़की चाहिए वो वैसी ही है। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते रहे हैं। रही जाति की बात, तो मुझे नहीं लगता कि पापा और तुम इतने संकीर्ण विचार रखते होगे। बेटा, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है। संध्या मुझे पसंद है, पर संध्या और उसका परिवार ना माना तो? मम्मा तुम बात करके देखो तो। ठीक है, पहले पापा से तो पूछूं। क्या गुफ्तगू चल रही है माँ बेटे की? अच्छा हुआ आप आ गए। ये सुबू संध्या से शादी करना चाहता है तो करवा देते हैं, बड़ी प्यारी बच्ची है। सच पूछो तो मेरे मन में भी यही बात थी, कल ही छेड़ देते हैं, शुभ से शीघ्रम। दूसरे दिन ही इन्होंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया और सीधे संध्या का हाथ मांग लिया। वर्मा जी अचंभे में पड़ गए। शुक्ला जी, कहाँ आप कट्टर सनातनी ब्राह्मण, कहाँ हम कायस्थ, कैसे जमेगा? समाज मानेगा क्या? भाई, जमाना आपको या हमको नहीं, उनको है। हाँ, संध्या बिटिया की मर्जी जरूरी है, बाकी जाति पाति ऊंच नीच ना मैं पहले मानता था ना अब मानता हूँ। समाज क्या है? हम ही तो समाज हैं। आप घर में सबसे बात कर लीजिए, सहमति हो तो हम मिलेंगे, और यदि ना जमे तब भी हमारे संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। 2 दिनों तक फ़ोन नहीं आया। तीसरे दिन पता लगा कि वे आ रहे हैं। हमें अच्छा लगा, चलो मान तो रखा, वरना कई लोग बात ही उड़ा देते हैं। पति पत्नी आए, शालीनता से बातें हुई। हम चारों इस संबंध के जुड़ने में राजी थे। संध्या और सुबोध प्रसन्न थे कि बिना किसी मतभेद के काम हो गया। मैं समझता हूँ कि इनके वापस काम पर जाने से पहले सगाई की रस्म कर दी जाए। शादी फिर करेंगे धूमधाम से, एक ही बेटा है हमारा, दूर दराज से लोग आएंगे। इनको तो जैसे पर लग गए हों। पंडित जी को बुलाया, मुहूर्त निकलवाया। घर हमारा बड़ा था, उसे ही सजाने का जिम्मा सौंपा। लोगों को निमंत्रण, खाने पीने की व्यवस्था इतनी जल्दी और इतनी अच्छी हुई कि पूछो मत। पलक झपकते सगाई हो गई। आंटी, जब आप सब राजी तो फिर देर किस बात की? व्यवस्था करने में आप वैसे ही तो माहिर हैं। 3-4 दिनों बाद सुबोध ने बताया कि माँ अब वापस जाना है, संध्या भी साथ ही जाएगी। ठीक है, मिठाई लेते जाना, ऑफिस में बांट देना। और हाँ बेटा, तुम्हारा वागदान हो चुका है, यानी वचन से संध्या तुमसे बंध गई है। अब उसकी जिम्मेदारी तुम पर है, उसका ध्यान रखना। दोनों वापस चले गए और हम शादी की योजना बनाने में व्यस्त हो गए। इनको इतना उत्साहित मैंने पहले कभी नहीं देखा था। खोज खोज कर रिश्तेदारों को पत्र से सूचना मनुहार भेजते जा रहे थे, सारे इंतज़ाम पर खुद निगरानी रखते। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि पिता दर्शाते नहीं, पर अपनी संतान को माँ से अधिक ना भी हो तो भी माँ के बराबर स्नेह तो करते ही हैं। हाँ आंटी, ये तो है। कुछ पिता गंभीर रहते हैं, भाव व्यक्त नहीं करते, कह नहीं पाते, पर वट वृक्ष की तरह सबको छांव देते हैं। सब यथावत चल रहा था कि अचानक एक दिन फ़ोन आया। कुछ घटना ऐसी घटी कि दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। हम चारों छोड़ छाड़ कर भागे तो देखा दोनों बच्चे और उनके साथी घायल पड़े थे। संध्या की हालत नाजुक थी। सुबोध होश में था, पर काफ़ी जख्मी था। मुझे देखते ही लिपट कर बिलख पड़ा, माँ, पापा, संध्या को बचा लीजिए, वो बहुत घायल है। जो भी बन पाए आप कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ पापा। बेटा तुम एकदम शांत हो जाओ, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, विश्वास रखो। ये तो बताओ कि हुआ क्या? ऑफिस से हम 5-6 लोग खाना खाने रेस्तरां गए थे। खाने के बाद हम बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे कि एक लड़का पीछे से लड़कियों को धक्का देता निकल गया। इस पर मुझसे उसकी कहासुनी हुई तो चुपचाप सॉरी कहता चला गया। हम बात में लग गए। अचानक एक साथ हथियारों से लैस टोली के साथ उसने हम पर धावा बोल दिया।
भावेश को सीधा छुरा भोंक दिया, वो तो वहीं ख़त्म हो गया। मेरे भी पेट में घुसेड़ने को था कि संध्या मेरे ऊपर लेट गई और छुरा उसकी कमर के आर पार हो गया। बाकी भी काफ़ी घायल हैं। सबसे बुरी बात तो ये कि कोई हमें बचाने नहीं आया। काफ़ी देर बाद पुलिस आई, तब तक संध्या की हालत ख़राब होती चली गई। संध्या की हालत बिगड़ रही है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो भी संभव हो आप करिए, हमारी बच्ची हमें वापस चाहिए। हम सब चुप्पी साधे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। करीब 2 घंटे ऑपरेशन चला। डॉक्टर हमें आश्वासन देकर चले गए कि काम ठीक हुआ है। संध्या कमरे में आ गई। होश में आते ही बोली, मेरे पैर कहाँ हैं? जो डॉक्टर ड्यूटी पर था वो तरह तरह के उपाय करने लगा। उसके पैर सुन्न पड़े थे, फिर भी डॉक्टर को बुलाकर उसे थिएटर ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान कोई गलत नस दब गई थी, जिससे नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया था। अनेक प्रयास के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि समय काफ़ी बीत चुका था। बच्ची हैवानों की पाशविकता से मानसिक शारीरिक पीड़ा के साथ साथ डॉक्टर की गलती की भी शिकार हो गई। 2 महीने अस्पताल में रही, फिर उसे घर ले आए। अब व्हील चेयर ही उसकी नियति थी। सुबोध काम पर चला गया। समय जैसे थम गया। सब कुछ सामान्य गति से चलते चलते अचानक परिस्थितियाँ कैसे बदल जाती हैं, हम जान ही नहीं पाते। सुख कब दुख में बदल जाता है पता ही नहीं लगता। परिस्थितियों का सामना हमने दृढ़ता से किया, पर अंदर कुछ टूट गया था। संध्या के स्वास्थ्य, सुबोध की मानसिक स्थिति के बीच विवाह दूर छूट गया। हम सब चुप्पी साधे थे, सत्य को स्वीकार रहे थे। कुछ निर्णय बहुत कठिन होते हैं, विशेषकर तब जब वे अपनों से जुड़े हों। सुबोध हर छुट्टी में आता। ऑफिस वालों ने संध्या को लंबी छुट्टी दे दी और बाद में बिना किसी शर्त पर काम वापस लौटने का अनुबंध भी दे दिया। धीरे धीरे सब सामान्य होता गया, पर अब विवाह का क्या? बेटा, अब आगे क्या? पूछने में अटपटा लग रहा था, फिर भी मन कड़ा करके पूछ रहे थे। पापा मम्मा, आगे जो होना था वही होगा। मेरी और संध्या की शादी उसी धूमधाम से होगी जैसी आप चाहते थे। कम ऑन, गेट एक्टिव। समय कम है और हाँ, अब से कोई दुखी नहीं रहेगा। द वर्स्ट इज ओवर। गलत मत समझना सुबोध, थोड़ा टाल दें तो तुम्हारे सामने भी तो भविष्य है। प्रश्न ही नहीं उठता। हमारी शादी होगी और उसी मुहूर्त में होगी जो निकाला गया है। मम्मा, तुमने उस दिन क्या कहा था? संध्या का वागदान हो गया, उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ तो उल्टा हो गया। मेरी जान बचाने में उसने अपनी आहुति दे दी। अब उसे संभालना मेरा धर्म है। और फिर यह हादसा शादी के बाद भी, कहीं भी, कभी भी हो सकता था। वर्मा जी, शादी तो नियत तारीख को ही होगी। सर, आप क्या कह रहे हैं? अब सब कैसे? वो कुछ बोल ही नहीं पाए। शब्द उनके गले में अटक गए थे। सब वैसे ही जैसे होना चाहिए। समय कम है, उत्साह से तैयारी कीजिए। सुबोध के साथ हम भी यही चाहते हैं कि अब संध्या जल्दी से यहाँ आ जाए। हमारे सारे रिश्तेदार, मित्रगण, ऑफिस के लोग विवाह में शामिल हुए। धूमधाम से सारी रस्में हुई। व्हील चेयर पर पाणी ग्रहण हुआ। अग्नि के सामने संध्या को गोदी में उठाकर जब सुबोध ने सप्तपदी ली तो देखने वाले भावुक हो उठे। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही थी कि दुख को मात देकर सुख जीत गया है। ईश्वर ने जो दिया उसे स्वीकार कर, बीती बातों को भुलाकर हम आनंद से एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे हैं। तुम देख ही रही हो आंटी, हमारे लिए जो रचा गया है उसे इतनी सहजता से, बिना किसी आलोचना के ग्रहण कर जीवन जीने का जो सबक मैंने आपसे सीखा है वो शायद ही कोई सिखा सके। सरिता लबालब भर गई। अभी आप सुन रहे थे मंजुला जोशी जी की लिखी हुई एक बेहद भावनात्मक और सकारात्मक कहानी सप्तपदी। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।